वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। टुडे वी विल स्टडी द कलाई 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल करंट अफेयर्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर एक बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है और उसे एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने की बात चल रही है। अब एक तरफ हमारी डेवलपमेंट और एनर्जी की नीड्स है और दूसरी तरफ है एक बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इकोलॉजी की ये जो डिबेट है, ये हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से खासकर जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बेसिक्स से लेकर डीप कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ डिकोड करते हैं। न्यूज में ये प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेकमेंड कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट के फैक्ट्स देखिए। इसे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड डेवलप कर रहा है। लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट के हवाई गांव में, लोहित नदी पर। लोहित, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। इसकी कैपेसिटी है 1200 मेगावाट। ये एक बहुत ही मैसिव स्केल है। और स्ट्रक्चर कैसा होगा? अंडरग्राउंड पावर हाउस के साथ एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा। मतलब ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक जायंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। हमने अक्सर बड़े बड़े डैम्स के बारे में सुना होगा जहां पानी को महीनों तक स्टोर किया जाता है, लेकिन कलाई आयर में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसे रन ऑफ रिवर विद पॉन्डेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नदी के नेचुरल फ्लो और एलिवेशन यानी उसकी ऊंचाई का यूज किया जाता है। पॉन्डेज का मतलब है कि पानी को बहुत बड़े रिजर्वोयर में नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए, कुछ घंटों या 1-2 दिन के लिए होल्ड किया जाता है ताकि पीक डिमांड के टाइम पर बिजली बनाई जा सके। थ्योरी में इसे बड़े डैम्स के कंपैरिजन में कम डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इसके लिए हमें पर्यावरण मूल्यांकन को देखना होगा। देखिए, कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यानी ईआईए कंडक्ट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए ये रिपोर्ट वापकॉस लिमिटेड ने बनाई थी। अब इस स्लाइड में जो डेटा है उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें। रिपोर्ट के एवियन फौना चैप्टर में 19 अलग अलग फैमिलीज की 28 बर्ड स्पीशीज को तो लिस्ट किया गया है, लेकिन एक बहुत ही मेजर स्पीशीज को टोटली ओमिट या इग्नोर कर दिया गया और वो है व्हाइट बेलीड हेरॉन। ये बर्ड सीवियरली अंडर थ्रेट है। एक गवर्नमेंट लेवल की ईआईए रिपोर्ट में इतनी क्रिटिकल प्रजाति का मिसिंग होना प्रोजेक्ट के असली इंपैक्ट पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। देखते हैं कि इस डेवलपमेंट के कारण अरुणाचल प्रदेश में स्टेक पर क्या क्या है। सबसे पहले इस टर्म को क्लियर कर लेते हैं, एविफोना। एविफोना का सिंपल मतलब है किसी पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट या टाइम पीरियड की टोटल बर्ड पॉपुलेशन। तो जब हम लोहित बेसिन के एविफोना की बात करते हैं तो हम सिर्फ कुछ पक्षियों की नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। लोहित नदी का फ्री फ्लोइंग वाटर इन बर्ड्स और फिश स्पीशीज के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। ये सिर्फ एक नदी का किनारा नहीं है बल्कि इसके आसपास कई इकोलॉजिकली सेंसिटिव लोकेशंस हैं। पहला है कमलांग टाइगर रिजर्व। ईआईए में इसे बस एक सेंचुरी बोल के छोड़ दिया गया, जबकि असल में यहां टाइगर, एलिफेंट और हेरॉन का हैबिटेट है। दूसरा नमदाफा टाइगर रिजर्व। ये तो एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी का एक्सट्रीमली रिच जोन है और यहां हेरॉन के नेस्टिंग साइट्स हैं। तीसरा है वालोंग एरिया, जो इंडिया में हेरॉन का इकलौता दूसरा नेस्टिंग साइट है और ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से वहां हेरॉन द्वारा घोंसले छोड़ने के रिकॉर्ड्स पहले से हैं। और लास्ट में डाउनस्ट्रीम में है परशुराम कुंड, जिसकी इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब इस एक प्रोजेक्ट का इंपैक्ट इन सभी लोकेशंस पर पड़ेगा। द व्हाइट बेलीड हेरॉन एक ऐसी स्पीसीज जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पर है। यहां यह जानना जरूरी है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हेरॉन है, जिसका साइज केवल गोलियत हेरॉन से छोटा होता है। इस बर्ड की हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। इसे सर्वाइव करने के लिए फ्री फ्लोइंग रिवर्स चाहिए जहां रैपिड्स हो और इंसानों का इंटरफेरेंस बिल्कुल लो हो। अब जरा सोचिए, अगर वहां एक 1200 मेगावाट का मैसिव कंक्रीट डैम बन गया तो क्या वो नदी फ्री फ्लोइंग रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि हंटिंग के साथ साथ हैबिटेट लॉस आज इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है। यूपीएससी के लिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस स्टूडेंट्स को एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी डब्ल्यूपीए के तहत इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका मतलब इसे टाइगर या राइनो के बराबर का हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इतने हाई प्रोफाइल कंजर्वेशन स्टेटस के बावजूद गवर्नमेंट रिपोर्ट में इसका मेंशन ना होना सच में शॉकिंग है। जरा इस नंबर को देखिए, 250। एक तरफ है 1200 मेगावाट का पावर जनरेशन गोल और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इस व्हाइट बेलीड हेरॉन की टोटल पॉपुलेशन 250 से भी कम बची है।
ये कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन की सीरियसनेस को क्लियरली समझाता है। और इसमें भी एक कैच है, ये 60 का नंबर देखिए, 250 तो टोटल एस्टिमेट है, लेकिन वाइल्ड में यानी खुले जंगलों में इनकी अनुमानित संख्या सिर्फ 60 के आसपास ही रह गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भूटान में इनके सिर्फ 4 से 5 ब्रीडिंग पेयर्स बचे हैं और ईस्टर्न अरुणाचल में तो ये नंबर और भी कम है। ये प्रजाति सचमुच बस एक धागे के सहारे लटकी है। तो फाइनली हम कंक्लूजन पर आ गए हैं। ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को ही ओमिट कर दिया जाएगा तो रन ऑफ रिवर जैसी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का असली फायदा क्या है? क्या डेवलपमेंट के नाम पर इकोलॉजी को ऐसे ही इग्नोर किया जा सकता है? अब इस टॉपिक के बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए एक यूपीएससी प्रीलिम स्टाइल एमसीक्यू है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हाइट बेल्ट हेरन। Statement 1. It requires slow-moving, stagnant water bodies for its survival. Statement 2. It is listed as critically endangered on the IUCN Red List. Statement 3. The Kalai Eye project on the Lohit River poses a direct threat to its habitat. Which of the statements given above are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. Option D, 1, 2 and 3. Try to answer this question in the comment section. I will personally reply with the correct answer and explanation. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.